नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 28 जुलाई और आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई हुई है तो हम लोग कल डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आईएमएफ ने जो है आने वाले 2 वर्षों के लिए 2023 और 2024 के लिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके लिए किन बातों को खतरे के तौर पर बताया है, क्या इवैल्यूएशन है जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है उसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए, और साथ में एक आर्टिकल भी था कल द हिंदू में, तो उसके पॉइंट्स को भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सारे टर्म्स वगैरह इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जुलाई 2023 से। देखिए, पहली बात तो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो साल में 2 बार रिपोर्ट जो है अपडेट की जाती है, मींस 2 बार आती है। और ग्रोथ प्रोजेक्शंस आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक प्रोजेक्शन जो है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए है, दूसरा एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के लिए है, मींस जो तेज़ी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाएं या विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए, और तीसरा है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। और इसमें आप देख रहे होंगे ग्लोबल इकोनॉमी 2022 में 3.5% के रेट से ग्रोथ रहेगी ग्लोबल इकोनॉमी की, 2023 के लिए 3% और 2024 के लिए 3%। जबकि वहीं दूसरी तरफ एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के लिए ग्रोथ रेट जो है वो कम है ग्लोबल इकोनॉमी से। 2022 के लिए एडवांस्ड इकोनॉमीज़ की ग्रोथ रेट है 2.7%, 2023 के लिए 1.5% और 2024 के लिए 1.4%। मीन्स एडवांस्ड इकोनॉमीज़ जो हैं उनकी ग्रोथ लगातार घटेगी। ग्लोबल इकोनॉमी को आप देख रहे होंगे कि 2022 के बाद 23 और 24 में जो है स्थिर रहने की संभावना है। और जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं तो उनकी ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे तो 2022 के लिए 4% है, 2023 के लिए भी 4% है और 2024 के लिए 4.1% है। कुल मिलाकर के आप अगर देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी जो है इनकी ग्रोथ में ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो 2023-24 में स्थिर रहेगी, जबकि इमर्जिंग मार्केट जो है यानी डेवलपिंग इकोनॉमी जो है उनकी ग्रोथ 2024 तक बढ़ेगी, जबकि एडवांस इकोनॉमी जो है उनकी ग्रोथ लगातार घटती जाएगी। अब चलते हैं आगे। ये स्क्रीन पे जो आपको दूसरा ग्रोथ प्रोजेक्शन दिख रहा है रीजन वाइज, तो ये रीजन जो है एक तरह से की इंजन है ग्रोथ के, मीन्स इकोनॉमी के की इंजन है जो ग्लोबल इकोनॉमी है। तो ग्लोबल इकोनॉमी आप एक बार फिर से देख ही रहे होंगे, 2022 में 3.5% का ग्रोथ रेट रहेगा, बाकी 2023 और 24 के लिए 3% का ग्रोथ रेट। अगर की इंजन्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोथ रेट आप देख रहे होंगे कि लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है, 2.1, फिर 2023 के लिए 1.8 और 2024 के लिए 1। यूरो एरिया की अगर बात करें, यहाँ एक चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो यूरो एरिया है, ये यूरो एरिया यूरोपियन यूनियन इसमें पूरी शामिल नहीं होती, अभी इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूरो एरिया को आप देख रहे होंगे तो इसकी ग्रोथ जो है पहले घटेगी, उसके बाद बढ़ती दिख रही होगी। खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए आप मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसमें भी घटना बढ़ना दिख रहा है आपको। जो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया है, तो इमर्जिंग और डेवलपिंग एशिया को आप देख रहे होंगे कि जहां 2023 में सभी की ग्रोथ घटती नज़र आ रही है, जितने भी एरिया हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूरो एरिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया हो, चाहे लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन हो, चाहे सब सहारन अफ्रीका हो, 2023 के लिए सबकी ग्रोथ रेट घट रही है। केवल एशिया जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि 2023 के लिए ग्रोथ रेट जो है 4.5 से बढ़कर 5.3% हो जा रही है। और इसके बाद अगर 2024 के लिए आप देखेंगे तो 2024 में सबकी ग्रोथ रेट जो है लगभग बढ़ रही है, अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका की ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही, अमेरिका की लगातार गिरेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एशिया जो है वो 2023 के लिए अकेला ऐसा की इंजन है जो ग्रोथ रेट जिसकी आगे बढ़ेगी, बाकी सबकी ग्रोथ रेट घटेगी। बाकी आप देखेंगे कि 2022 में अगर रीजन वाइज आप ग्रोथ देखते हैं तो सबसे तेज़ ग्रोथ जो है वो मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया रीजन की है 2022 के लिए, 5.4% है। 5.4 जो है इसमें से किसी की भी ग्रोथ नहीं है।
इसके बाद देख लीजिए ज़रा सा कि इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ जो हैं, जैसे एडवांस इकोनॉमीज़ कौन सी हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शन है कंट्री वाइज। तो आप देखिए एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरो एरिया है। जैसे एडवांस इकोनॉमीज़ में यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके बाद यूरो एरिया में ये कंट्रीज़ दे रखे हैं, जर्मनी है, फ्रांस है। तो जर्मनी आप देखेंगे एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ जो है वो 2023 में निगेटिव रहने वाली है, -0.3। इसीलिए इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जर्मनी जो है वो मंदी का शिकार हो सकता है 2023 तक। तो हम लोग देख रहे थे कि यूरो एरिया में जो कि एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का हिस्सा है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, उसका जापान है, यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम को देखिए बाहर रख रखा है, 2020 में जो है ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था, ठीक है। तो ना तो यूरो एरिया में है, ना यूरो जोन में है, ना यूरोपियन यूनियन में है। उसके बाद कनाडा है और अदर एडवांस्ड इकोनॉमीज़। उसके बाद इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आप देखेंगे तो एशिया की बात करें तो चाइना और इंडिया है। तो इन दोनों की ग्रोथ रेट एक बार देख लीजिए। तो इंडिया की ग्रोथ रेट 2022 के लिए है 7.2 और वहीं 2023 और 24 के लिए है 6.1 एंड 6.3। और आप चाइना की ग्रोथ रेट देख रहे होंगे कि 2022 में पहले ही बहुत कम है, 3 है, और 2023-24 के लिए 5.2 एंड 4.5% है। तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है याद रखिएगा 7.2% 2022 के लिए, 2023 और 2024 के लिए 6.1 एंड 6.3%। उसके बाद यूरोप की बात करें तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात हो रही है। रशिया है और रशिया में 2022 में अभी देख रहे होंगे आप निगेटिव है ग्रोथ रेट इस समय। और निगेटिव ग्रोथ रेट जो है पूरे चार्ट में केवल यही 2 जगह ही दिखेगी, एक तो रशिया की, एक जो है जर्मनी की 2023 में, और 2022 में रशिया की है, ठीक है। अभी जो है यूक्रेन वॉर में जो है लगा हुआ है ये। इसके अलावा लैटिन अमेरिका की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उसमें कौन कौन है, ब्राज़ील है और मैक्सिको है। मैक्सिको भी देखिए इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में शामिल है। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में जो है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में सऊदी अरब है, और सब सहारन अफ्रीका में 2 देश हैं, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका। तो ये याद रखिएगा। बाकी इमर्जिंग मार्केट एंड मिडल इनकम इकोनॉमीज़ के बारे में देख लीजिए, बिल्कुल स्थिर रहने वाला है इनका मामला, बिल्कुल हिलने डुलने को नहीं है। 3.9% की ग्रोथ रेट है तीनों ही सालों में, 2022 में भी, 23 में भी और 24 में भी, जो इमर्जिंग मार्केट और मिडल इनकम इकोनॉमीज़ हैं। इसके अलावा जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो इनकी ग्रोथ रेट देख लीजिए आप, 5% है 2022 में, और 4.5 और 5.2 है 2023 और 24 के लिए। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि IMF ने जो है क्या सजेशंस दिए हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो यूरो एरिया है उसे यूरो जोन बोलते हैं, ठीक है। यूरो जोन ये कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं कि जो यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री यूरो को अपनी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यूरोपियन यूनियन के सदस्य कुछ देश नहीं हैं यूरोप में, जो वो कुछ ऐसे हैं जो यूरो को करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों तरीके के देश आपको मिल जाएंगे। तो 7 जो है ऐसे कंट्रीज़ हैं जो EU के सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, पर यूरो जोन के मेंबर नहीं है, मीन्स यूरो को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। देख लीजिए कौन कौन है। बल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, हंगरी है, पोलैंड है, रोमानिया है और स्वीडन है। ये 7 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य तो हैं पर यूरो को अपनी करेंसी की तरह यूज़ नहीं करते हैं। बाकी के 4 देश ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं पर यूरो को अपनी करेंसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका फॉर्मल एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और वो 4 देश हैं, अंडोरा, मोनाको, सान मैरिनो और वेटिकन सिटी। इसके अलावा 2 देश ऐसे हैं, कोसोवो और मोंटेनीग्रो, जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल एग्रीमेंट वगैरह के यूरो को अपनी करेंसी की तरह अपना रखा है। दूसरी बात, ये 4 देश जो नॉन EU मेंबर हैं, ये यूरो के कॉइन्स जो है वो अपने छाप भी सकते हैं। इनका ऑफिशियल एग्रीमेंट है यूरोपियन यूनियन के साथ, पर ये मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन के। तो इस तरीके से ये जो 6 देश हैं, इनका किसी भी संस्था में यूरोप की कोई किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कौन से 6 देश? अंडोरा, मोनाको, सान मैरिनो, वेटिकन सिटी, कोसोवो और मोंटेनीग्रो। चलती है इसके बाद आगे देखिए। अब देखिए IMF ने क्या क्या रिस्क बताए हैं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो पहला रिस्क बताया है
इसको देखिए स्लाइड में इंक्लूड नहीं कर पाए, आप बस सुन लीजिए इसको ध्यान से, ज़्यादा पॉइंट हैं भी नहीं, केवल 5 पॉइंट हैं जिनको बताया है कि जो की फोर्सेज हैं जो रिस्क की तरह रहेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो वो 5 पॉइंट हैं, आप देखिए। पहला है परसिस्टेंटली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जीवन जीने के लिए मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उनमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग रहेगी लगातार। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को जो है फुलफिल करनी पड़ती हैं रिक्वायरमेंट सारी फिर जनता की। दूसरा, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बना रहेगा। तीसरा, स्पिल ओवर्स फ्रॉम स्लो डाउन इन चाइना में चूंकि इस समय जो है स्लो डाउन है, आपने देखा होगा रिपोर्ट में कि चाइना की अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो घट रही है और अभी 2022 में भी काफ़ी कम है, 3% के आसपास है। तो ऐसे में ये चीज़ भी विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। देखिए चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वहाँ जो है डिमांड अगर घट रही है तो फिर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्ट पे भी असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी को इस चीज़ से खतरा है चाइना की ग्रोथ के स्लो डाउन होने से। चौथा खतरा जो है, कई सारे देशों ने जो है कर्ज ले रखे हैं लेकिन वो कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो उनके कर्ज को डेब्ट रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ सकती है उनके कर्ज की, इस चीज़ से खतरा है। और पांचवी चीज़ बोली है उन्होंने कि जो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन चल रहा है, मीन्स ये यूक्रेन वॉर हो गया, ऐसे ही और भी जो छोटे मोटे झगड़े चल रहे हैं, उन झगड़ों से जो है ग्लोबल इकोनॉमी को खतरा है। एक बार पांचों को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट था परसिस्टेंटली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेकंड फाइनेंशियल सेक्टर टर्बुलेंस, तीसरा है स्पिल ओवर्स फ्रॉम अ स्लो डाउन इन चाइना, चौथा है हायर डेब्ट डिस्ट्रेस और पांचवा है डीपर जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद देशों की सरकारों को जो है कुछ सजेशन दिए हैं पॉलिसी मेकर्स को, तो वो सजेशन क्या है? तो पहला सजेशन जो है उन्होंने दिया है टेमिंग इन्फ्लेशन, मीन्स जो इन्फ्लेशन है उसको किसी तरीके से आप ऐसा कंट्रोल में रखें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे आगे बढ़ता रहे, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए कि इकोनॉमी जो है कोलैप्स करने की कंडीशन में आ जाए। दूसरा सजेशन दिया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को। तीसरा सजेशन है कि जो बजट डेफिसिट्स हैं उनको घटाने की कोशिश करें और साथ में जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उन वल्नरेबल कंट्रीज़ को सपोर्ट करें। चौथा सजेशन दिया है कि एडवांसिंग डेब्ट रिलीफ फॉर पुअरर कंट्रीज़, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको डेब्ट रिलीफ दिया जाए। और पांचवा सजेशन दिया है कि ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जो है लगातार आगे बढ़ते रहें, सारे देश स्पीड अप करें और साथ में जो फ्यूचर के रिस्क हैं उनको घटाने के लिए काम करते रहें। पांचों सजेशन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टेमिंग इन्फ्लेशन, दूसरा सजेशन था मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा सजेशन है कर्बिंग बजट डेफिसिट्स वाइल सपोर्टिंग द वल्नरेबल, चौथा एडवांसिंग डेब्ट रिलीफ फॉर पुअरर कंट्रीज और पांचवा सजेशन है प्रमोटिंग कोऑपरेशन टू स्पीड द ग्रीन ट्रांजिशन एंड मिटिगेट फ्यूचर रिस्क। अब इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि IMF जो है वो कितनी रिपोर्ट जारी करता है, सारे रिपोर्ट्स के नाम भी आप सुन लीजिए, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। दो रिपोर्ट्स के बारे में तो UPSC ने काफ़ी पूछा है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में UPSC आपसे एग्जाम में पूछ चुकी है। बाकी के 4 रिपोर्ट और हैं जिनके बारे में अभी शायद नहीं पूछा गया है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सारी 6 की 6 रिपोर्ट आप ध्यान कर लीजिए। पहली है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तीसरी है फिस्कल मॉनिटर, चौथी है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ट्रेड डिसरप्टेड, पांचवी है क्राइसिस अपॉन क्राइसिस और छठवीं है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक्स। तो ये 6 रिपोर्ट हैं जो IMF जारी करता है, ध्यान रखिएगा। और फाइनली IMF का कहना है कि अगर पॉलिसी मेकर्स ने इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो आगे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो वापस से ग्रोथ रेट जो है एक बार अपना अचीव कर लेगी और इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट की ओर बढ़ती रहेगी। कल का जो आर्टिकल था हिंदू का, उसमें ऑथर जो कह रहे थे कि ये जो समीक्षा की है IMF ने, ये कहीं ना कहीं एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नकारात्मकता पर पर्दा डालने का काम कर रही है, जो नेगेटिव पॉइंट्स उनको ठीक से बता नहीं रही है। तो वो लिखने की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसे अभी रिसेंटली कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि US में बैंक जो है वो कोलैप्स हो गए। देखिए US में बैंक तो कोलैप्स होते ही रहते हैं, ऐसा शायद ही कोई साल होगा जिसमें 2-4 बैंक कोलैप्स ना हुए। 2023 में भी जो है US के 4 बैंक जो हैं वो कोलैप्स हो गए। और इसी के साथ में US में अभी जो है डेब्ट सीलिंग
लगाई गई थी। डेब्ट सीलिंग का मतलब समझ लीजिए आप, डेब्ट सीलिंग का मतलब होता है कि कोई देश क्या करता है कि वो कितना कर्जा ले सकता है, उसके ऊपर एक लिमिट लगा देता है कि हम इससे ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे। तो यूएस में जो है डेब्ट सीलिंग लगी रहती है कि पब्लिक डेब्ट के तौर पे उससे ज़्यादा कर्जा नहीं ले सकते हैं, ताकि और ज़्यादा पब्लिक जो डेब्ट रेशियो है जीडीपी के साथ में वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो फिलहाल ऑथर का कहना ये है कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है इसमें दुनिया में, तो कुछ पॉइंट्स लेते हैं। कहते हैं कि यूएस और चाइना दोनों की इकोनॉमी जो है वो इस समय स्लो डाउन कर रही है। यूएस की इकोनॉमी क्यों स्लो डाउन कर रही है? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर गवर्नमेंट ने मार्केट में पहले ही बहुत ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र किया है, लोगों को कैश ट्रांसफ़र करके पैसा दिया है ताकि वो अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकें। और उसके बाद अभी भी जो है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के लगातार अभी भी सपोर्ट कर रही है, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वहाँ पे स्लो डाउन कर रही है। दूसरी बात, चाइना की बात करें तो चाइना का जो की ग्रोथ सेक्टर है, रियल इस्टेट सेक्टर है वहाँ का, तो उसमें इस समय जो है कॉन्ट्रैक्शन आया हुआ है, स्लो डाउन आया हुआ है। साथ ही कंजम्पशन जो है वो भी घट रहा है चाइना में। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है ओवरसीज चाइना के, जो निर्यात करता है चाइना, उसमें भी गिरावट आई है। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि अगर यूरो एरिया की बात करें जो कि दूसरा की इंजन है, तो यूरो एरिया जो है उसमें भी आप देखेंगे कि यूक्रेन वॉर का प्रभाव पड़ा हुआ है। और यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ पे गैस के जो प्राइसेस हैं, तो गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। अब देखिए गैस के प्राइसेस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी तो असर पड़ेगा, है ना। तो गैस के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। साथ ही में जर्मनी और फ्रांस जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं यूरो एरिया की, मतलब यूरोपीय क्षेत्र की, तो वो जो है, जैसे जर्मनी तो मंदी में ही जाने की आशंका है 2023 में, और फ्रांस की इकोनॉमी में भी ज़बरदस्त स्लो डाउन है। अभी कहते हैं कि पिछले 8 महीनों का फास्टेस्ट डिक्लाइन रेट था जुलाई में, जो यूरो जोन है उसका, मींस पिछले 8 महीने में जुलाई में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है विकास की दर गिरी है। इसके बाद आगे बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, स्पेशली जो कोर इन्फ्लेशन है यूरोप के क्षेत्र में, वो इस समय बढ़ी हुई है। जो सेंट्रल बैंक्स का टारगेट रहता है, सेंट्रल बैंक का टारगेट रहता है कि कितनी इन्फ्लेशन कंट्रोल करके रखनी है मार्केट में, मींस कितनी % तक रह सकती है। तो सारा जो यूरो जोन है, उस यूरो एरिया में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो इस समय सेंट्रल बैंक्स के टारगेट से ज़्यादा है। और ऐसे में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास पॉलिसी बनाने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं, उन्हें अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। मींस पैसा जो है मार्केट में और ज़्यादा इन्फ्यूज़ ना होने पाए। मींस पहले से ही डिमांड एक तो घट रही है, घटती डिमांड में देखिए क्या होता है, घटती डिमांड में सरकार क्या करती है कि मनी को किसी तरीके से इन्फ्यूज़ करती है इकोनॉमी में, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और डिमांड बढ़े। लेकिन यहाँ उल्टा है कि चूंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा पहले से ही है, तो अगर पैसा और इन्फ्यूज़ किया तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा आ जाएगी। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है यूरो क्षेत्र के लिए। रशिया की अगर बात करें तो रशिया ने, जैसा कि अभी जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में आप समझ लीजिए कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, यूक्रेन का क्या है कि यूक्रेन कुछ चीज़ों का, मींस कुछ क्रॉप्स हैं उनका अच्छा खासा उत्पादन करता है, तो उनको निर्यात भी करना होता है। तो यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने मिलकर के रसिया के साथ में यूक्रेन की ये डील जो है निगोशिएट कराई थी कि जो एक्सपोर्ट करेगा क्रॉप्स का यूक्रेन के, तो रशिया जो है उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक्सपोर्ट करने देगा ब्लैक सी से। मींस ब्लैक सी से अगर जहाज जाते हैं यूक्रेन के सामान लेकर के, तो रशिया उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी रशिया ने कह दिया कि अब हम जो है ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की डील से बाहर आ रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे। तो वही कह रहे हैं ऑथर कि रशिया जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर हो गया, जो टर्मिनेट कर दिया है जिसने, तो अब जो ग्रेन प्राइसेस हैं, ये ग्रेन प्राइसेस भी 15% की दर से बढ़ने की संभावना है। और ये ग्रेन प्राइसेस भेजे जाते हैं मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ को। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अब जो लो इनकम इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए जो है समस्या आने वाली है। वहाँ भी जो है अनाज के दाम महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस जो है अपने आप बढ़ जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ भी इकोनॉमीज़ डिस्टर्ब होने वाली हैं। इसके अलावा कहते हैं जो फ्रंटियर इकोनॉमीज़ हैं, फ्रंटियर इकोनॉमीज़ पे हमने आप लोगों को कल बताया था। फ्रंटियर इकोनॉमीज़ का मतलब होता है कि जो ना तो इमर्जिंग है और ना ही अंडर डेवलप्ड है, बीच में है। तो कह रहे हैं कि जो फ्रंटियर इकोनॉमीज़ हैं इनके ऊपर जो भी डेप्ट है वो इस समय वल्नरेबल डेप्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उनकी चुकाने की हालात नहीं है। तो जैसा कि जो फ्रंटियर इकोनॉमीज़ हैं ये डेप्ट डिस्ट्रेस से गुजरने वाली हैं, तो ये किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभालेंगी। फाइनली जो ऑथर हैं वो ये कहना चाहते थे
कि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो जैसा कि आईएमएफ कह रहा है कि कवर करने की संभावना है, तो ऑथर को ये नहीं लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कवर कर पाएगी। उनका कहना है कि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी का महल है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का महल बहुत जल्दी ही गिर जाएगा। ये एक तरीके से बोझ बनता जा रहा है। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।